अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन जारी है और इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात में दोनों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। इसके साथ ही चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल फ्री पैसेज की जो है वो हिमायत कर दी है और तिजारत के हवाले से भी दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मुस्बत जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान जंग को खत्म करने के लिए उसके सॉल्यूशन को एक्चुअली ये मुलाकात क्या शक्ल देगी, उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ब्रिक्स समिट जारी है जिसमें ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब शिरकत कर रहे हैं, तो इस समिट से ईरान क्या गेन कर सकता है, इस पर भी बात होगी। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे मार्का हक और उसके बाद मार्का हक में डायरेक्टली और उसके बाद अपने प्रॉक्सीज के जरिए शिकस्त खाने के बाद अब भारत के अंदर से मुज़ाकरात की आवाजें उठने लगी हैं और आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और इंडियन आर्मी चीफ साबका आर्मी चीफ जो है वो इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। तो क्या कितने इम्कानात मौजूद हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या इसके लिए ट्रस्ट मौजूद है, इस पर बात होगी। एंड इन द लास्ट सेगमेंट पिंकी केस के हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, दौरे चीन पर हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस दौरे के बाद पहले तो उनकी टोन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती थी। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या लबो लहजा है, वो क्या कह रहे हैं अपने दौरे के हवाले से, वो जरा देखिए। जी बुखारी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं चीन के हवाले से, चीन के सदर की जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं, आपको कितनी सच्चाई लगती है इनकी बातों के? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। इस मुलाकात के बारे में कितने कितने बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे। क्या लगता था कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो जाएगी, जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी, ईरान के को सपोर्ट मिल जाएगी चाइना की। आपको याद है ना जो कुछ भी हम कहते रहे अपने प्रोग्रामों में कहते रहे ना, लेकिन जो हमारे सामने है मंजरनामा अब तक का, कल कोई मुआवजा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वो ये है कि दोनों ही भाइयों को अपने अपने मुल्क की तजारत की फिक्र है और जो कुछ फैसले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो मेरे नज़दीक बहुत हैरानकुन है। ये जो दोनों का इत्तेफाक हुआ है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ये ईरान में से कभी किसी ने कहा है कि हमारे पास होने चाहिए? 47 साल की सैंक्शन में अगर वो चाहते तो बम बना सकते थे। एक मैं आपको कॉन्क्रीट हवाला देता हूं, 2014 में जब ओबामा के साथ एग्रीमेंट हुआ तो 90% अफसुदगी का लेवल था ईरान की और पता नहीं कितने 100 किलोग्राम जो है वो उन्होंने अफसूदा यूरेनियम जो है वो सरेंडर की थी। हाँ जी, रशिया को दी थी। तो अगर उन्होंने एटम बम बनाना होता तो उन्होंने ट्रंप से पूछना था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे नज़दीक इस दावे की या इस डेवलपमेंट की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ईरान ने कभी चाहा ही नहीं। वो तो हमें अपने रहबर इनकलाब का और अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उसका फतवा बताते हैं कि हमारे लिए तो ये हराम है। तो कहने का मतलब है इसको मैं कोई डेवलपमेंट नहीं समझता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोनों ने रज के पीआर की है। उनकी तकारीर आप उठा के देख लीजिए, सवाए बायलैटरल रिलेशंस के और गुडविल के, वो ट्रंप साहब तो साबित करने पर तुले हुए थे कि सदियों से चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत आइडियल है। उन्होंने 1787 का एक जिक्र फरमा दिया कि एक चाइनीज जो ताजर था वो एक वेसल लेके वहां जहाज लेके आया था, बैरी जहाज लेके, वगैरह वगैरह। जी इट मीन्स नथिंग। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती वो मुखासमत कहाँ गई। जहाँ तक ताइवान का मसला है उस पर चाइना को बहुत कंसर्न था। प्रेसिडेंट शी ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा कि ये मेरी रेड लाइन है, खबरदार इसके बारे में बहुत मुहतात रहना। मतलब है जहाँ अपना कंसर्न है वो तो एड्रेस किया है आपने, लेकिन वो सुपर पावर के तौर पे इंटरनेशनल अरीना में जो आपको रोल अदा करना है उसके हवाले से मेरे नज़दीक कोई डेवलपमेंट अब तक नहीं हुई है। नेगेटिव डेवलपमेंट भी नहीं हुई। आप देखिए ये सबसे बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है कि दुनिया की का फोकस है इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऊपर कि वो जंग की लपेट में है। वहाँ किसी वक्त भी फिर एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। उसके ऊपर तो मुझे तो नहीं मिला जी, मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है और ये हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो हमें रन डाउन जो बना के देते हैं वो बड़ी तफसील से होता है। बस उसमें सिर्फ ताइवान के हवाले से वार्निंग मौजूद है, बाकी सब ये है कि बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वी विल बी पार्टनर, वी विल एंजॉय गुड रिलेशन, दिस दैट और द अदर। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि चीन पर तो रिलाय किया जा रहा था कि शायद चीन जो है वो ईरान की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बल्कि उल्टा चीन की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का तेल खरीदेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और ईरान पर रिलायंस कम हो सके। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए ना कि अगर ये बात दुरुस्त है
तो ये ईरान के साथ फेवर है या उसके खिलाफ ज्यादती है ये? यानी 40% ऑयल जो चाइना खरीदता है ईरान से, उससे उसकी इकोनॉमी चल रही है। वो अगर आप डिवाइड करके 20% अमेरिका से लेना शुरू कर देंगे, जो कि अमेरिका की ख्वाहिश होगी, वो सस्ता भी देगा ताकि ईरान तबाह हो। तो कहने का मतलब मुझे ये सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मुझे बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। इसके अंदर कोई एक चीज़ जो है उसने मुझे हैरान नहीं किया। आबना हुर्मुस, आप देखिए जनाब, आबना हुर्मुस तो खुली थी, किसकी वजह से बंद हुई? अमेरिका के हमले की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद जब दुनिया का प्रेशर आया, ईरान ने मान लिया, उसने कहा ठीक है मैं खोल देता हूँ। उसके बाद किसने नाकाबंदी की उसकी? अमेरिका ने। तो ये आपने क्या नई दरफुन तो नहीं छोड़ी? हमें क्या बताया आपने कि यस ये राइट है पूरी दुनिया के कि वहाँ से फ्री पैसेज होनी चाहिए, लेकिन आपने कंडेम किया कि अमेरिका ने हमला क्यों किया ईरान पे? आपने कंडेम किया कि इजराइल ने हमला क्यों किया ईरान के ऊपर दूसरी दफा? आपने कंडेम किया कि 2 दफा मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के बैक स्टैबिंग की गई, दोनों दफा हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर, कोई जिक्र है उसका? तो इंटरनेशनल अरीना में जब आप बात करते हैं, 2 बड़ी कुव्वतें जो है, 2 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो जब बैठती हैं तो रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, उन इश्यूज के ऊपर बात फोकस में होती है। बाइलैटरल तो इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अमेरिकन ऑयल खरीदा जाएगा, तो क्या ये लॉन्ग टर्म चल भी सकती है इनकी ट्रेड? क्योंकि हम देखते हैं ऑन एंड ऑफ टैरिफ्स लगते रहते हैं, फिर ट्रेड वॉर इतनी रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो देखिए ये मेरा जो रिएक्शन था, ये तो एक एज ए मुस्लिम, एज ए सिंपैथेटिक पर्सन टू ईरान, कि इजराइल को कोई राइट नहीं है उसके ऊपर हमला करने का, तो उस तरीके के साथ। लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें, ठीक है भाई, 2 सुपर पावर्स हैं, उनको अपने इंटरेस्ट वॉच करने हैं ना, उनको क्या पड़ी है किसी के इंटरेस्ट के ऊपर अपने आप को मुश्किल में डालने की। लेकिन आप देखते हैं ताइवान इज ए सेंसिटिव इशू, उसके ऊपर उनकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग है, और उसी तरह से है एज इट हैज ऑलवेज बीन। सॉरी, ये जो ताइवान है ये अमेरिका की भी दुखती रह गया है, इसलिए कि वो जो स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको मिलिट्री सपोर्ट दे के, लेकिन उसकी तो बात कर ली है उन्होंने। लेकिन जंग के हवाले से अब तक मुझे नहीं पता, रात में कोई और मुलाकात हो जाए तो उसमें वो फोकस हो जाए, लेकिन अब तक तो मुझे इसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे लिए तो ये सारी सूरत हाल बहुत हैरान कुन है। क्यों? कि एक वीक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सिर्फ 1 वोट से बचा है, जो कांग्रेस में करारदाद थी उसके हक में 49 वोट पड़े हैं और उसके मुखालिफ 50 वोट पड़े हैं, जस्ट 1 वोट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रिपब्लिकन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वोट करारदाद के हक में दिया है। सो इट्स ए वार्निंग सिग्नल टू ट्रंप। मिड टर्म इलेक्शन को तो छोड़ दें, वो तो नवंबर में होने हैं ना जी। और वो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हम ये बार बार लाते रहेंगे। ये 7वीं दफा वोट हुआ है इस रेजोल्यूशन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि एक वीक प्रेसिडेंट जाके वहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहा है, और दुनिया के बाकी सारे मसाइल जो हैं वो उसके नज़दीक उनकी अहमियत कोई नहीं है, और इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और अगर ये खामोशी इसी तरह जारी रही प्रेसिडेंट शी की, तो फिर आपको और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका एंड चाइना आर ऑन द सेम पेज एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न्ड। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आप बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अगर बायलैटरली भी बात कर लें तो बहुत लॉन्ग टर्म अमेरिका की पॉलिसी रही है कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। इवन इस जंग को भी कहा जा रहा था कि चाइना को कंटेन करने के लिए, अपना हरमुज को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वहां से चाइना को इंपोर्ट जाती थी, तो चाइना को अल्टीमेटली हर्ट करने के लिए जंग स्टार्ट की गई। तो बुखारी साहब, क्या अब जिस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की बातें शी जिनपिंग कर रहे हैं, क्या कंटेनमेंट ऑफ चाइना में और जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें इन पॉलिसीज में कुछ तब्दीली देखेंगे या सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई? नहीं, ये इसमें यकीनी तौर पर तब्दीली होगी। आप देखिए ना, आबना हुर्मुस क्यों क्लियर करने के ऊपर इत्तफाक राय है, क्योंकि चाइना की ऑयल के अलावा भी तो ये इस खित्ते के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ अपना ज़ाती मुफाद है, चाहे वो ट्रंप है चाहे वो प्रेसिडेंट शी हैं, वहाँ तो इत्तफाक राय है। लेकिन जो हमारी तवक्का थी, मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सभी कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मुलाकात जो है, ये विजिट जो है चाइना की,
ये ईरान की जंग के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल सिग्निफिकेंट है। है, डेफिनेटली। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि बाकी स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, रोबियो क्या कह रहा है, ये सारी बातें जो हैं सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई हैं। वो रोबियो साहब फरमा रहे हैं कि हमें तवक्को है कि चाइना जो है ईरान पर दबाव डालेगा। उल्टी गंगा बह रही है। हाँ जी। यानी ईरान और इराक की जंग के हवाले, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से रोबियो साहब का फरमाना यह है कि चीन ईरान पर दबाव डालेगा। कल तक तो बुखारी साहब सिचुएशन कुछ और थी। कल तक हमें लग रहा था कि उल्टा चीन जो है वो अमेरिका पर दबाव डालेगा कि भाई नेवल ब्लॉकेड उठाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने दें, ये आपने जो जारियत बिला जवाब शुरू की हुई है इसको खत्म करें। लेकिन अभी आप क्या सिचुएशन इसी डायरेक्शन में जाती देख रहे हैं? बिल्कुल अब काया पलट चुकी है। देखिए, कुछ समझ नहीं आ रही है अनलेस दिस विजिट इज कंक्लूडेड। जब ये ख़त्म होगी और कोई मुश्तरका इलामिया जारी किया जाएगा, उसमें शायद इन बातों का जिक्र हो, लेकिन ये बातें फोकस में नहीं है। इनके ऊपर मुझे कोई फैसला आता दिखाई नहीं दे रहा है। तज़किरा हो सकता है कि बड़ा कंसर्न है जी, दोनों ने तशवीश का इज़हार किया जी, ये दिस इज़ नथिंग। ये डिप्लोमेटिक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। तो मैं अभी तक, एज इफ यू आस्क मी, आई एम ए वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सन एज फार एज आउटकम ऑफ दिस विजिट सो फार इज कंसर्न। जैसा मैंने कहा है कि कोई इनकलाब आ जाए, कोई अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक मुझे इस मुलाकात से ईरान और अमेरिका की जंग के ऊपर कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन चाइना की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। पॉजिटिव। जी बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम जब आप नेगेटिव से मेरी मुराद ये है कि अमेरिका को कंडेम करें, इसराइल को कंडेम करें, या कहें कि दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, इस हवाले से। जी ठीक है। बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि इस सारी डेवलपमेंट के बाद आप भी इसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक और जो चीज़ जिसने कन्फ्यूजन क्रिएट की वो ये कि आज ईरान ने अपने हरमुज में जो चीन के जहाज़ फंसे हुए थे उनको गुजरने की इजाज़त दे दी है। देखिए, चाइना के साथ तो ईरान के ताल्लुकात हमेशा से ठीक रहे हैं। आपको याद होगा इस मुलाकात से पहले इराकची गए थे वहाँ। और दूसरी बात यह है कि ये भी ईरान बार बार ऐलान कर चुका है कि वो लोग जो अमेरिका के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ इतनी पाबंदी है कि हमारे जो वहाँ पासदारान हैं उन्हें आप बता दें कि हम आ रहे हैं। तमाम जहाज़ों को वो इजाज़त दे रहे हैं जो उनकी परमिशन के साथ वहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो दो बातें कही हैं वो ये हैं, एक तो हम यहाँ से अमरीकी जहाज़ों को या अमरीकी फ्लैग कैरियर्स को या किसी भी दूसरे जहाज़ को खलीजी रियासतों के लिए असला ले जाने नहीं देंगे। हाँ जी। आई थिंक इट इज़ विद इन देयर राइट। यस। इसलिए कि उन खलीजी ममालिक के हवाई अड्डों से जो बेसिस थी अमेरिका की, वहाँ से हमले हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अकल दंग रह जाती है कि जंग के दौरान जो है वो नेतन्याहू जो है वो किसी इस्लामी मुल्क का दौरा कर रहे हों जो उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। हाँ जी। जितनी मर्जी तरदीदें आप कर लें, जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये कहे कि यस ये विजिट हुई थी, यस वो वहाँ के सदर के साथ मिले थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भाम रह जाता है। जितनी मर्जी आप इसकी तौजीहात पे पेश करते रहें। बिल्कुल बुखारी साहब, हम इसके एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, यानी ईरान जंग के हवाले से हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर इस एस्पेक्ट को देखें, ग्लोबली देखें, तो दुनिया की इकॉनमी एक रिसेशन की तरफ जा रही थी इस जंग की वजह से। अब जिस तरह से दोनों साइड से पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं, पॉजिटिव तजारत को लेकर, ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो क्या ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी के लिए मुलाकात मुस्बत रही है? देखिए, ये आपका इशारा इस तरफ है कि जो भी ये दोनों भाई बैठ के तय कर लेंगे, ईरान के पास उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक ईरान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, अभी आपको जिक्र करेंगे इराकची जो बोले हैं, जो ब्रिक्स की उसके ऊपर आए हुए हैं हिंदुस्तान में। कहने का मतलब यह है कि आप ख्वाहिश कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन आप ईरान को मजबूर नहीं कर सकते। ईरान को तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल मिलके नहीं कर सके मजबूर किसी बात पर, तो ये तो खैर क्या कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो खुल के कह रहे हैं, इराकची जो है, जो ब्रिक्स का इजलास है, नई दिल्ली में गए हुए हैं वो। एक तो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि यूएई के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की है, वो हम इस वक्त शायद उसकी बात ना करें जी। लेकिन बुखारी साहब, आपने भी बात की थी ताइवान के इशू की। ताइवान पर ईरान ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी और जब ट्रंप से उस हवाले से सवाल किया गया तो ही रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, वो बिल्कुल साइलेंट रहे उस बात के ऊपर। वो समझ में आती है ना कि इस वक्त कोई भी बात कहेंगे तो फौरी रिएक्शन आएगा ना चाइना की तरफ से। तो बुखारी साहब, क्या ईरान के एक्सचेंज में ताइवान वाला मामला चाइना ने ये पहले लोगों ने कहा था, हमने माना नहीं। हम चीन से इतनी ज्यादा तवक्कात वाबस्ता कर चुके थे कि लोगों ने पहले ये कहा था कि ये ऐसा होगा, और कोई हम में से मानने के लिए, मैं तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जो शवाहद हैं,
अब जो कवाकब हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये तासुर सही हो कि ये गिव एंड टेक जो है, इसकी बड़ी बात हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बात हुई थी कि हर एक को अपना अपना कंसर्न है। रशिया का कंसर्न है यूक्रेन, चाइना का कंसर्न है ताइवान, अमेरिका का कंसर्न है ईरान। जी बुखारी साहब, इस सारे दौरे के अंदर समझ गए आपके नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टूड। बुखारी साहब, जहाँ पर एक तरफ ट्रंप जो है बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, जो कि इवन चाइना के सैंक्शन लिस्ट में हैं और उनको नाम तब्दील करके जो है उस डेलीगेशन में शामिल किया गया, वो ईरान को, सॉरी, चाइना को एट द सेम टाइम वार्न भी कर रहे हैं। वो चाइना को ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो हमारी कॉस्ट के ऊपर आप आगे आना चाहेंगे तो ये अमेरिका कभी भी अलाउ नहीं करेगा। देखिए, प्रेशर टैक्टिसेस होते हैं, ये इस तरह के बयान जो हैं वो इशू किए जाते हैं। अगर आप चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें ईरान के हवाले से तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस बात पे ज़्यादा हैरान हूँ वो ये है कि इस पूरे मामले के ऊपर जेडी वैंस जो हैं वो पहले तो गायब है, पिछले 2 हफ्ते से उनके हवाले से कोई बात नहीं है। मैन who conducted the first round of negotiations in Islamabad, the man who came with a better and a different approach कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। अभी उनका एक बयान मेरे सामने है, लेकिन वो अभी भी ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। आई थिंक ही इज़ द मैन हु वांट्स कि ये मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाना चाहिए। ही इज़ नॉट अमंग द हॉक्स, वो जो हैग्सिथ है, वो जो रोबियो हैं, ये तो आपको पता ना सेवनी माइंडसेट के लोग हैं, यहाँ अपने टैटोज बनवा के फिर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो इनको बर्दाश्त कैसे कर रही है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये कि अब इजराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत सीरियस आवाज़ें उठ रही हैं। जो इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमने कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं वो फाइल्स जो हैं वो रिलीज़ करें, लोगों को पता चले कि क्यों आप इसके ऊपर चुप हैं। तो बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से अमेरिकन पब्लिक एट द सेम टाइम ब्रिक्स समिट के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब भारत के अंदर मौजूद हैं। इस समिट से क्या ईरान गेन कर सकता है कुछ? देखिए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दिया है। अराग़ची की अगर आप देखें, जो आते ही वहाँ पर उनकी तकरीर है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमारे कुछ भाई जो हैं वो खामोश रहे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने तो नाम भी लिया, हम नाम नहीं ले रहे हैं जानबूझ के, और न सिर्फ ये कि कुछ कहा नहीं, उन्होंने कोलैबोरेट किया अमेरिका के साथ। अब आप ये देखिए कि एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ अगर एक ज़ायनिस्ट कुव्वत जो है वो अपने अमरीकी आका के साथ हमलावर हो और मुसलमान उसकी मजम्मत तक न करें, तो ये कितनी तकलीफ से बात है। बुखारी साहब, मजम्मत की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि उस जिस मुल्क आप को रेफर कर रहे हैं वहाँ पर इसराइल ने अपनी आयरन डोम की बैटरीज, अपना फौजी अमला जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया। बस वो मेरे ख्याल से वो बक रहा हूँ जुनून में, मैं क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इसके ऊपर हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि रेड लाइन सिर्फ उन्हीं की नहीं होती, हमारी भी तो होती है। ठीक है बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। बुखारी साहब, एट द सेम टाइम ट्रंप के अंदर को अंदरूने खाना जो तनकीद है उसके ऊपर, यानी अमेरिका के अंदर साबिक सदर ओबामा, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी तनकीद करते हैं, आज बिलाखिर उन्होंने भी चुप जो है उसको तोड़ दिया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग के हवाले से, और उन्हें बताया है कि किस तरह से सदर ओबामा ने इस मामले को सेटल डाउन किया था। देखिए, मैंने जिक्र किया था 2014 का, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने वो काम कर दिखाया था जो अब ट्रंप अपनी 2 जंगों के बावजूद नहीं करवा पाए हैं। उस मुआहदे के तहत ईरान ने अपनी कई 100 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम थी, अप टू 90% लेवल वो सरेंडर कर दी थी। इससे बड़ी कामयाबी किसी मुआहदे की क्या हो सकती है? आप जंग के जरिए हासिल नहीं कर सके हैं, वो उसने बातचीत से हासिल की थी। और फिर आपने क्या किया? आपने 2018 में आके वो मुआहदे फारग कर दिया, निकल गया अमेरिका उसके अंदर से। बिल्कुल, उसका फिर नतीजा यही निकलना था ना जो हो रहा है। हाँ जी, सदर ओबामा ने तो काफ़ी आईना दिखाया, उन्होंने तो बताया कि आप कोई भी अहदाफ जो है वो उनको हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आरएसएस विच इज सेट टू बी द एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसबाले पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो जरा देखिए। जी बुखारी साहब, कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? पॉजिटिव, इट्स अलार्मिंग। वो बकौल शायर कब मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम,
साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। यानी आरएसएस और आर्मी चीफ टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान, मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग। मतलब है आप ये देखिए कि वो बात कर रहे हैं कि बायलैटरल रिलेशंस तो हमेशा कायम रहने चाहिए और आपस में ट्रेड करनी चाहिए। ये लबो लहजा तो कभी आरएसएस का, उसकी आर्मी के चीफ का रहा ही नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, इस तब्दीली की वजह क्या है? देखिए, कुछ लोगों का कहना यह था कि पिछले कई हफ्तों से, बल्कि कई महीनों से बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। लेकिन ये एक रीजन हो सकती है। जो मेरे नज़दीक इसकी रीजन है वो ये है कि हिंदुस्तान को काफ़ी अब ज़ौफ पहुंच रहा है, उसकी ट्रेड जो है उसकी ऐसी तैसी फिर रही है। देखिए, ओवर फ्लाइट्स उनकी बंद है, हमने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है उनके लिए, कुछ साल से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, जितनी फ्लाइट्स उनकी ईस्ट को जाती हैं उनको 3 गुना ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। एक बायलैटरल ट्रेड हमने शुरू की थी उनके साथ, जिसमें सब्जियां रहे, प्याज रहे, पता नहीं क्या क्या आता था, और इधर से भी वहाँ जाती थी, सब कुछ वो बंद है। सबसे बढ़ के अफगान ट्रांजिट ट्रेड विच रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स ए मंथ, वो बंद है पूरी। ट्रॉलर्स जाते थे लाइन्स की लाइन्स बना के। जो इंटरनेशनल दुनिया से अफगान ट्रांजिट का सामान आता था, उस वक्त तक तो कोई एयरपोर्ट काबिल इस्तेमाल ही नहीं था, वो सारा कराची आता था। कराची से फिर वो ट्रॉलर की सूरत में अफगानिस्तान जाता था। हालांकि आधा कुल के बाड़ा में हमारी जो बाड़ा मार्केट है वो बसती थी उससे, लेकिन ये सब कुछ बंद है। इसलिए हिंदुस्तान को तकलीफ तो जेन्युइन है, हमें भी तकलीफ है, ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर किसी हमसाये के साथ आप स्टेट ऑफ वॉर में रहेंगे तो आपको भी तकलीफ उसकी होती है, दुश्मन को भी तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रैक 2 का नतीजा है या गुडविल का नतीजा है, आरएसएस और उसके फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान शुड बी वेलकम्ड। हमारी तरफ से भी इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए। और मुझे तवक्को है कि हमने तो कभी जंग की बात ही नहीं की है, हम तो हमेशा हमसायों के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। तो हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से आएगा इसके रिस्पांस में जवाब। नहीं, उन्होंने एंडोर्स किया है, फॉरेन ऑफिस ने वेलकम किया है ऑलरेडी। बुखारी साहब, ये जो सेक्रेटरी जनरल आरएसएस के इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये क्या उनकी आपको लगता है कि जाती राय है, पर्सनल ओपिनियन है, या ओवरऑल पार्टी की पॉलिसी में, बीजेपी की पॉलिसी में अल्टीमेटली तब्दीली आप देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आरएसएस जो है वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो। इसलिए उनके सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान आना उनका पॉलिसी स्टेटमेंट है, वहाँ पर्सनल राय नाम की चीज़ की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे नज़दीक, मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बड़े तवील अरसे से, कोई तकरीबन 4-5 दहाइयों से यानी लिखता भी रहा हूँ, कवर भी करता रहा हूँ। मैंने डिप्लोमेटिक इवेंट्स सार्क के जितने थे वो सारे कवर किए हुए हैं। तो ये आम बात नहीं है, ये वहाँ रियलाइजेशन हुई है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की खराबी ने उनको माली तौर पर और इंटरनेशनल अरीना में नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बुखारी साहब, हम वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या वो ट्रस्ट मौजूद है दोनों साइड्स पर कि मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सके, कीपिंग इन द व्यू कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया जा रहा है, उनके ताने बाने सारे भारत से मिल रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2 मरतबा ऐसा हुआ कि सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान, और 2 मरतबा ऐसा हुआ कि बायलैटरल विजिट के दौरान ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन आरएसएस ने लास्ट मिनट के ऊपर ड्राफ्टेड एग्रीमेंट जो है उसको यानी कैंसिल करवा दिया था, नहीं हो सका था वो। लेकिन अब अगर आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बयान आ रहा है, आई टेक इट वेरी सीरियसली। मेरा ख्याल ये है कि देयर इज ए चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, मैं हिंदुस्तान के कभी भी कोई बहुत बड़ा गुडविल नहीं रखता मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है इसको इसी लाइट में देखना चाहिए, इसमें से कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है। बुखारी साहब, भारतीय आर्मी चीफ जो साहबका आर्मी चीफ है वो बात कर रहे हैं कि अवाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों साइड पर जो पब्लिक है उनके दिलों के अंदर उस तरह से हेट्रेड नहीं है। हम देखते हैं कि इवन भारत या पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क जब ये लोग मिलते हैं तो बहुत ज्यादा, चाहे वो आर्टिस्ट हों, क्रिकेटर्स हों, बहुत प्यार से मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें कॉमन है, कल्चर कॉमन है। अगर आप 400 आदमी उनका 400 आदमी अपना मिला के बिठा दें तो पहचान मुश्किल है, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते आप। लिबास वही है, कुजीन्स वही हैं, बहुत सारी हर चीज वही है, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो खेल है, जिसमें मैदान में आप देखें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूं कि अगर ये अप्रोच जेन्युइन है, ये इट इज फ्रॉम द हार्ट, it will certainly generate goodwill from Pakistan also. बिल्कुल। और be a possibility that both sides may sit together one day. बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आकर हम कोकेन डीलर पिंकी केस के हवाले से कुछ तहलका केस इंकशाफात हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, कोकेन क्वीन पिंकी जी से तफ्तीश के दौरान कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं, जिसमें सियासतदानों के नाम, टीवी अदाकारों के नाम, इवन ये भी बताया जा रहा है कि उसके कुछ साबका शौहर के भाई थे जो कि एडवोकेट थे, यानी वकला क्या, पुलिस क्या, सियासतदान क्या, सारे मुलव्विस थे इस नेटवर्क के अंदर। यहाँ तक कि वो जो माल होता था वो अपने वकला भाइयों के चैम्बर में रखवाते थे, बिल्कुल, ताकि वहाँ तक किसी की रिसाई ना हो। देखिए, जूं वक्त गुजरेगा, अगर जल्दी उनकी ज़मानत ना हो गई तो हर नए दिन वो नए इंकशाफात करेंगे और बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे। ये हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए आपके बहुत हाई लेवल के ऊपर कांटेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। आप एक इंडिविजुअल के तौर पर इतनी बड़ी वारदात कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके हवाले में कि ये एक माफिया है, ये आपको साबित होगा कि ये एक माफिया है। अभी आप देख लें, जवान लड़के लड़कियाँ, दे आर ऑल राइडर्स, हाँ जी, जो इस सामान को मुतलका लोगों तक पहुंचाते थे। उन लड़कियों, उन बच्चों को के ऊपर हाथ डालना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए वो किस किस को सप्लाई देते थे। वो सारे सपोर्टर हैं पिंकी के, वो पिंकी के प्रोटेक्टर हैं और वो आम आदमी नहीं है। मैं या मेरा प्रोड्यूसर जो है ना, वो 49,000 पर ग्राम की कोकेन नहीं खा सकते। आप देखिए ना खुद ही, ये तो वो है जिसके पास वाफर दौलत है, बेपनाह दौलत है, या वो बेपनाह अच्छी जगह जो है वो उस पर यानी उसका स्टेटस जो है बहुत बड़ा है। ये लोग वो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे भरम टूटेंगे अभी। देखिए, इस वक्त तक बज़ाहिर कोई ऐसे शवाहद नहीं है कि सिंध की हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक है और जो अदारे हैं नारकोटिक्स के हवाले से, उसके हवाले से खुद उसकी ज़बान टर बोल रही है। अब सुबह से शाम तक नए से नए इंकशाफात वो करती जा रही है। फैसल वोडा जो है, उसकी एक बात बड़ी पसंद आई है। उन्होंने अपनी जो ट्वीट है उसमें एक शेर भी लिखा है, ये तो इब्तिदा है, स्कैंडल की रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो इसलिए उन्होंने कहा है, उनको भी पता है कि ये बात जूं आगे बढ़ेगी, इसके अंदर बड़ी से बड़ी बातें निकलती जाएंगी। उन्होंने तो बुखारी साहब इसको इस्तेमाल करते हुए जमहूरी निज़ाम को और मतलब सबको ही रगड़ दिया है। उसने कहा है ना कि इसमें पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, जो मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, उसका यही मतलब है कि इसके अंदर बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत लोग एक्सपोज होंगे। और मुझे तो ख़तरा ये है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव नाम ना आ जाए जिसको मैं और आप बैठ के यहाँ टीवी पे डिस्कस भी ना कर सके। जी, उनके नाम नहीं आते बुखारी साहब, वो छुपे ही रहेंगे। अच्छा बुखारी साहब, ये जो है इसके ताल्लुकात कुछ ये भी बताए जा रहे हैं कि बैरून मुल्क मुनशियात के कार्टेल से भी इसके ताने बाने। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा सख्ती क्यों आई? हमारे बारे में ये कहा गया कि वी आर ए कंट्री जो नारकोटिक्स को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। हाँ जी, ये बात एक दौर में बहुत हद तक दुरुस्त भी थी, इसलिए कि अफ़गानिस्तान से स्मगल होने वाली सारी, चाहे वो हशीश थी, चाहे वो आइस थी, चाहे वो कोकीन थी, जो भी था, वो यहाँ से मुख्तलिफ ज़रियों से बाहर जाती थी। बेपनाह वाक़यात ऐसे हैं जिसमें वो पकड़ी भी गई, बेपनाह वाक़यात ऐसे हैं कि वहाँ पाबंदियाँ भी लगी हम पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वक्त तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। हाँ जी। अब इसके खतरात का हम यानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बुखारी साहब, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस मुझे एक छोटी सी बात बता दें कि माजी में जैसे इसी केस के हवाले से पता चलता रहा कि करोड़ों की रिश्वत लेकर पुलिस उसको छोड़ देती थी, क्या इस दफा भी यही अंजाम होगा इस केस का और इसको इसी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा? कुछ देर हेडलाइंस में रहेगा। अच्छी तरह से याद है कि इतने बड़े नारकोटिक स्मगलर्स जो होते हैं, ये जो डील करते हैं इसमें, उनको आज तक इस मुल्क में सज़ा कभी नहीं हुई। तो मुझे ये लगता है कि ये, और मैंने कहा भी है कि मुझे लगता ही रहा होंगे कि ये भी इसी तरीके से जेल से भी बाहर आ जाएंगी और इनके खिलाफ मुकदमा भी खत्म हो जाएंगे। इससे पहले भी वो पकड़ी गई थी, इससे पहले उसके भाई भी पकड़े गए थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।